हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज एजुकेटर सिमरन। लेकर आई हूँ जो हम लोग करते आए हैं पब्लिक फाइनेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो जो लोग जानते भी नहीं कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कंटेंट एकदम क्लियर है। सो आज हम लोग और इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे इस पीडीएफ का लास्ट सेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चंस लेके आएंगे, नया पीडीएफ लेके आएंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे कोशिश करेंगे कि एक सेशन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें, किसमें, कम समय में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग का सच में डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। जो क्वेश्चंस हम लोग लगा रहे हैं उसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंस में एक चैप्टर में पढ़ना चाहिए। मैंने बताया अभी तक इसके चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। किस पे अवेलेबल है? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे LU सेमेस्टर 4 करके उसका हेडिंग होगा, उसमें जाके अवेलेबल है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें। देखो, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। जो बच्चे देख रहे होंगे, प्रीवियस सारे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं टारगेट सेमेस्टर चैनल पे, उसमें ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। हमें आज क्वेश्चन स्टार्ट करना है 72 से। सो वी आर जल्दी जल्दी मूविंग टू द क्वेश्चन 72। ओके, इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज चलता है ना हमारा, बायलैंग्वेज में ऐसी इंग्लिश होती है। बस पहुंच गए। सी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया था, 71 क्वेश्चन तक ग्रेड डिस्पर्शन डिस्पर्शन हम लोग देख रहे थे। अब स्टार्ट होने वाला है हमारा यहाँ से। ठीक, यहाँ से आज हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में जितना लास्ट 100 क्वेश्चंस तक है, 100 क्वेश्चन तक सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, कमेंट करके जरूर बताया करो मुझे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पंप प्राइमिंग इज रिलेटेड विद। पंप प्राइमिंग क्या होता है? देखो, पंप प्राइमिंग ना एक टेक्निक है जो कि जब कोई डाउनफॉल आता है, स्टैग्नेशन वाला चीज आता है, स्टैग्नेशन मतलब खराब इकोनॉमी डाउन हो रही होती है, तब पंप प्राइमिंग टेक्निक अपनाया जाता है। जो आता किसमें है? फिस्कल पॉलिसी में आता है। किसमें आता है? फिस्कल पॉलिसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग में लीड्स टू। डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या? डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब होता है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है हमारे रेवेन्यू से। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, तब डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है जो कि लीड करता है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को लीड करता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? आई होप सबको पता होगा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन ऑन योर डिमांड। इन्फ्लेशन का अलग से एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के लेके आऊंगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लेकिन तब करूंगी जब आप मुझसे कहेंगे कि मैम बताइए इन्फ्लेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट तरीके में बताइए कि क्या होता है इन्फ्लेशन, कैसे समझा जाए इन्फ्लेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द डेट which the government promised to pay off at a specific date are called। ऐसा डेप्थ, ठीक है, ऐसा कर्ज, ठीक है, ऐसा उधार कोई, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है कि वो आपको देगा ही देगा, तो उस डेप्थ को क्या कहते हैं? उस डेप्थ को सीधे सीधे कहते हैं रिडीमेबल डेप्थ। रिडीमेबल डेप्थ का मतलब होता है ऐसा डेप्थ जिसका पेमेंट करना है, जिसका पेमेंट करना है इन सर्टेन ड्यूरेशन। रिडीमेबल है, कुछ ड्यूरेशन के बाद उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट पीरियड डेप्ट आर कॉल्ड एज। ठीक है, शॉर्ट पीरियड, छोटे समय का डेप्ट क्या कहलाता है? तो देखो, जो चीज वापस करना है वही छोटे समय का होगा। ठीक, तो वही से यहाँ पर होगा, सॉरी, अनफंडेड डेप्ट। ठीक, अनफंडेड डेप्ट छोटे समय में ही होगा। अनफंडेड डेप्ट मतलब जिसमें ज्यादा रिटर्न, ज्यादा मतलब फंड उसमें लिया नहीं गया है ज्यादा। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? अनफंडेड डेप्ट, जो कि शॉर्ट पीरियड डेप्ट होता है। ठीक, चलो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफंडेड डेप्ट से, ध्यान देना। ठीक, अनफंडेड डेप्ट से
पहले याद रखना कि अनफंडेड डेब्ट क्या होता है, अनफंडेड डेब्ट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक, इसका आंसर ये था, ठीक। फिर पूछा है अनफंडेड डेब्ट और ऑल्सो नोन एज, अनफंडेड डेब्ट को और क्या कहा जाता है, तो अनफंडेड डेब्ट को फ्लोटिंग डेब्ट कहा जाता है। देखो जब कोई चीज शॉर्ट टर्म की होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का होता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है, जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, बदल सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग डेब्ट, ठीक। ऐसा डेब्ट जिसका जो रेट है वो चेंज हो सकता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग डेब्ट, और उसी को और किस नाम जाना क्या है, अनफंडेड डेब्ट, ठीक है। और जब फ्लोटिंग है, चेंज हो सकता है, तो मतलब विद इन 1 ईयर का है वो, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड डेब्ट, ओके, ठीक है। चलो आगे देखना, ट्रेजरी बिल इशूड बाय सेंट्रल, इशूड बाय गवर्नमेंट आर द नेचर ऑफ, ट्रेजरी बिल किसे कहते हैं, ट्रेजरी बिल का क्या नेचर है, तो देखो ऊपर देखना, ध्यान देना, सब कुछ ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। शॉर्ट पीरियड के लिए अनफंडेड डेब्ट, उसके बाद अनफंडेड डेब्ट को और क्या कहते हैं, फ्लोटिंग डेब्ट कहते हैं। अब फ्लोटिंग डेब्ट, देखो यहीं पर आंसर फ्लोटिंग डेब्ट पहले बता देते हैं, ठीक। फ्लोटिंग डेब्ट आंसर है, क्यों आंसर है, क्योंकि ट्रेजरी बिल जो होता है, ठीक, जो गवर्नमेंट इशू करती है, वो जो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, वो किसका होता है, शॉर्ट पीरियड का होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, ठीक है, वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है। एक साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं सारे क्वेश्चंस, शॉर्ट पीरियड का है अनफंडेड डेब्ट, अनफंडेड डेब्ट को और क्या कहते हैं, फ्लोटिंग डेब्ट। तो अब जब ऑप्शन में दिया है कि फ्लोटिंग डेब्ट है और ये पूछ रहा है ट्रेजरी बिल के बारे में कि गवर्नमेंट जो इशू करती है ट्रेजरी बिल किस नेचर का है, तो वो शॉर्ट टर्म का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग डेब्ट हो जाएगा, मतलब कि साल भर के अंदर ही होता है, तो चीजें इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, समझ में आया। चल आगे देखा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 क्वेश्चन फिर आया इसमें, नीचे वाला विजिबल हो रहा होगा, चलो नेक्स्ट क्या है, अटैक्स दैट कैन बी शिफ्टेड, ऐसा अटैक जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वो आज मेरे ऊपर लग रहा था, कल किसी और के ऊपर लग रहा है, फिर किसी और के ऊपर लगेगा, ठीक, शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने को क्या कह सकते हैं, शिफ्ट होने को कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स मतलब अगर मैंने कमाया है, हम कमा रहे हैं, मेरा इनकम आ रहा है, मेरे हमको सैलरी मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट पे कर दिए, ठीक, डायरेक्ट गवर्नमेंट को किए, किसी के ऊपर हम डाल नहीं सकते कि नहीं हम कमाए तो तुम टैक्स दे दो, ठीक, ये काम नहीं हो सकता। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या हो गया, जो धीरे धीरे बढ़ता रह रहा है, ठीक, जो धीरे धीरे बढ़ता रह रहा है, तो इसका यहाँ पर कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं है शिफ्ट होने से, एक लोगों से दूसरे लोगों में जाने में शिफ्ट में कोई रिलेशन नहीं है। बचा क्या हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक, अपने ऊपर टैक्स ना लगा के कंज्यूमर पे वो अमाउंट में ऐड कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जीएसटी जो देते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं ना, जीएसटी जो देते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, मतलब क्या हुआ कि देखो प्रोड्यूसर जो है अपना टैक्स कम करने के लिए जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो उसका प्राइस रख रहा है, उसमें अपना कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, ये तीनों चीज मिला दे रहा है, और फिर बेच रहा है, ठीक, सेल कर रहा है, ठीक, आपको दे रहा है, तो इनडायरेक्टली आप उस टैक्स को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपना टैक्स बर्डन शिफ्ट कर दिया आपके ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये। चलो तो आपने समझा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब एक दुकानदार, एक जो सामान बना रहा है, प्रोड्यूसर जो बना रहा है सामान को, वो कैसे अपना टैक्स बर्डन हम और हम पे, आप पे जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो उस सामान को यूज कर रहे हैं, उस पर कैसे अपना बर्डन शिफ्ट करता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्विस टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, भारत में सेवा कर कब से लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सेवा कर कब से लागू किया गया है, तो सेवा कर लागू हुआ है 1994 से 1995, 1994-95 में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। चल नेक्स्ट क्या है, द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, वित्त आयोग अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वित्त आयोग अध्यक्ष कौन रहे हैं, इसका आंसर है, थोड़ा ही नीचे है, रुक जाओ ऊपर कर देती हूँ, हाँ, इसका आंसर है एनके सिंह। एनके सिंह जो है वो है हमारे 15 फाइनेंस कमीशन, मतलब
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखा जाए। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पब्लिक फाइनेंस पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक, पहले बताओ पब्लिक फाइनेंस का सारा वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ठीक, वापस से मैं बता रही हूँ, पब्लिक फाइनेंस किसके लिए होता है, कौन करता है, आई मीन गवर्नमेंट करती है। ठीक, पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हम लोग देखते हैं, गवर्नमेंट का नजरिया देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे अपने खर्चे और अपने इनकम को, मतलब जो पैसा आ रहा है उसको मैनेज कर सकती है। ठीक, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सबसे सबसे पहला है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, गवर्नमेंट अपने कल्याण के लिए, गवर्नमेंट जो है अपने कल्याण के लिए पब्लिक फाइनेंस नहीं करती है। ठीक है, एक किसी इंडिविजुअल के लिए भी नहीं करती है कि एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए कर दिया जाए। पब्लिक फाइनेंस होता है सबके लिए। ठीक है, पूरे देश के लिए होता है, सब उसमें सब कोई आता है, हम आप सब कोई आता है। ठीक है, चाहे वो हाई इनकम वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको ही आता है। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है पब्लिक फाइनेंस का? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, कि सबसे ज्यादा सोशल एडवांटेज उसको मिल सके, सबसे ज्यादा उनके लिए सब कुछ हो सके। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है, एक व्यक्ति है, चाहे वो कम कमा रहा हो चाहे ज्यादा कमा रहा हो। ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगा है तो वो एक गरीब को भी मिलेगा, एक अमीर को भी मिलेगा, उतना ही अमाउंट का मिलेगा, सब सेम है। जितना रोशनी एक गरीब के ऊपर पड़ रहा है उतनी ही रोशनी एक अमीर के ऊपर भी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है पब्लिक फाइनेंस का? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ, अधिकतम सामाजिक लाभ में मिले। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है? द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी, फाइनेंस कमीशन जो है 5 साल का वो होता है ड्यूरेशन। ठीक, 5 साल का ड्यूरेशन होता है, 5 साल का ड्यूरेशन होता है वित्त आयोग को चुनने का, 5 साल का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, ये क्लियर है? एकदम साफ सीधा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सिंपल पूछा था। नेक्स्ट क्या है? नॉट अ फिस्कल इंस्ट्रूमेंट, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? हिंदी में कहते हैं फिस्कल इंस्ट्रूमेंट को राजकोषीय संधान नहीं है। कौन सा राजकोषीय संधान नहीं है? सबसे पहले जान लो, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से साधन हैं ऐसे जो नहीं आते हैं। ठीक, नहीं आते पूछा है। ठीक, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, खुले बाजार का संचालन, ये जो होता है, ये दोनों जो होता है वो आरबीआई गवर्न करता है, जो कि आता है मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक, दूसरा क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखो जहां वर्ड पब्लिक आ गया, पब्लिक आ गया मतलब सबके लिए आ गया। ठीक, सबके लिए आ गया। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट किसके लिए करती है? सबके लिए करती है, पूरे पब्लिक के लिए करती है। तो इसका आंसर सबसे पहले क्या बन जाएगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर को ही ध्यान, अच्छा विच इज नॉट पूछा है, ओके सॉरी, हाँ, विच इज नॉट दी पब्लिक इंस्ट्रूमेंट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, टैक्सेशन का काम भी गवर्नमेंट करती है, बजट भी, जो बजट आता है, बजट आता है ना, हर साल बजट आता है। ठीक है, तो बजट का काम भी गवर्नमेंट करती है। तो कौन सा नहीं करती है? जो यही मैंने बताया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो फिस्कल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन फिस्कल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब यही पूछा है कि कौन से हम मेजर्स हैं, किनसे हम फिस्कल पॉलिसी मेजर कर सकते हैं। तो सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व, लिक्विडिटी रेशियो और बैंक रेट, ये तीनों ही मॉनेटरी पॉलिसी का है। ठीक है, तीनों ही मॉनेटरी पॉलिसी का है, जो कि आरबीआई जो है वो इशू करता है। तो कौन सा मेजर फिस्कल पॉलिसी का हो गया? मैंने कहा था ना, फिस्कल पॉलिसी आएगा मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक, गवर्नमेंट किसके लिए करती है? पूरे पब्लिक के लिए करती है। तो आंसर क्या हो गया? पब्लिक एक्सपेंडिचर। आंसर इसका क्या हुआ? पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन
सबसे पहला, हर साल 5 साल में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होता है, तो सबसे पहली बार कब अपॉइंट हुआ था? सबसे पहली बार कब अपॉइंट हुआ? तो सबसे पहली बार अपॉइंट हुआ था 1951 में। 1951 में सबसे पहली बार फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, वित्तीय आयोजन प्रथम बार नियुक्त किया गया था 1951 में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? मॉडर्न कैनॉन ऑफ टैक्सेशन। मॉडर्न कैनॉन ऑफ टैक्सेशन, कैनॉन मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है, कोई रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया, ठीक। वो टैक्सेशन का सबसे पहला मॉडर्न कैनॉन ऑफ टैक्सेशन किसने दिया था? तो एडम स्मिथ जी ने दिया था मॉडर्न कैनॉन, मिस्टर एडम स्मिथ ने दिया था मॉडर्न कैनॉन ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स इज लिव ऑन इंडिविजुअल बाय। पर्सनल इनकम टैक्स इंडिविजुअल के ऊपर जो लग रहा है वो कौन लगाता है? इनकम टैक्स कौन लगाता है हमारे ऊपर? पर्सनल इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिगत आयकर। ठीक है, व्यक्तिगत आयकर गवर्नमेंट लगाता है। व्यक्तिगत आयकर मतलब एक मेरे ऊपर, ठीक, हम जो कमाए हैं उसका टैक्स देंगे। ठीक है, आप जो कमा रहे हो उसका टैक्स दोगे, आपके मम्मी पापा जो कमा रहे हैं उसका टैक्स देंगे। ठीक है, अलग अलग देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत, एक इंसान का हो गया, एक इंडिविजुअल का हो गया, ठीक, एक व्यक्ति का हो गया। तो एक व्यक्ति पे टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट देखा जाए। चलो इस क्वेश्चन कर लेते हैं। साउंड टैक्स पॉलिसी, साउंड टैक्स पॉलिसी इज डिवाइज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, साउंड टैक्स पॉलिसी ध्वनि कर नीति, ठीक है, प्रमुख रूप से निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर साउंड टैक्स पॉलिसी, ध्वनि कर नीति नियुक्त किया जाता है? क्या होता है इसका आंसर, क्या होगा? देखो, सब क्या पूछा है? साउंड पूछा है ना। साउंड का मतलब क्या हो गया कि जब मेरे पास रिटर्न ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और हम आउटपुट रिटर्न ज्यादा है जितना हम इनपुट लगा रहे हैं, ठीक, ये ऐसे कर लो, आउटपुट ज्यादा आ रहा है, आउटपुट ज्यादा आ रहा है और इनपुट कम लगा रहे हैं, मतलब आम भाषा में समझो, ठीक है, आम भाषा में ये समझो कि हम देखो को हम कुछ एक कपड़ा लेने गए, ठीक, कपड़ा जब लेने गए जब हम, तो हमको सस्ते में एक बहुत बढ़िया सा कपड़ा मिल गया, ठीक, तो सस्ते में जो मिला, जो महंगे वाले का रेट था, ठीक, वो ज्यादा था, उस उतने महंगे में हमको वही कपड़ा, सेम कपड़ा मिला। एक कपड़ा है जो सेम है, ठीक, ये क्लॉथ है, ठीक, एक जगह 2000 का मिल रहा था और एक जगह 1000 का मिल रहा था। ठीक है, तो हम क्या किए, हम 1000 वाला लिए, तो मेरे पास बच कितना गया? 1000। अब ये 1000 हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो सिंपल मतलब यहाँ ये था कि अगर मेरा खर्चा कम है, कॉस्ट जो है वो कम लग रहा है, या मान लो कोई प्रोडक्ट कोई बना रहा है, ठीक, कोई कोई सामान बना रहा है, ठीक, अब उस अगर ये पेन को बनाने में कितना, अगर हमको 100 रुपए लग रहा था, ठीक, इसको और इसका रिटर्न, इसको बेचने में हमको 1000 रुपए मिल रहा है, ठीक, क्या लग रहा है? इसको बनाने में 100 रुपए लग रहा है और इसको बेचने में, इसको सेल करने में प्रॉफिट जो मिल रहा है 1000 रुपए, हम 1000 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना आया? 900 रुपए का आया। 900 रुपए का क्या हो रहा है? हमको लाभ हो रहा है, ठीक। तो जो 900 रुपए का लाभ हुआ, वो हम ये कह सकते हैं कि जितना हम इनपुट दिए थे उससे कम में ही हमको ज्यादा आउटपुट मिल गया, ठीक, उससे कम में हमको ज्यादा आउटपुट मिल गया। यहाँ क्या हुआ? मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरे पास ज्यादा आ गया। जब रेवेन्यू ज्यादा आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? साउंड टैक्स पॉलिसी। ठीक है, ज्यादा रेवेन्यू जब मिल जाता है, मैक्सिमम मिल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? साउंड टैक्स पॉलिसी। आंसर क्या हुआ? मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू। ठीक, चलो नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है? केलकर प्रपोजल आर कंसर्न विथ। अब केलकर जी ने जो प्रपोजल दिया था, ठीक है, जो प्रस्ताव दिया था, केलकर जी ने जो प्रस्ताव दिया था, वो क्या कहता है? तो कहते हैं वो कि कर सुधारों के लिए सिफारिशें, ठीक है, रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्मर। सारा जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है वो टैक्स को रिफॉर्म करने को दिया है, टैक्स रिफॉर्मर को दिया है, ठीक है, रिफॉर्म करने की उसमें दिया है।
रिफॉर्म करने में दिया है, तो अब देखो ये भी लिखा है रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म, ठीक है, लेकिन इन पावर सेक्टर ऐसा कुछ नहीं है, पावर सेक्टर में सिर्फ नहीं दिया है। ना ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की बात की है, ठीक है। उन्होंने क्या बात की है कि हम रिकमेंडेशन करेंगे, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है टैक्स रिफॉर्म करने का, टैक्स को और अच्छी तरीके से सुधार करके लाने के लिए, टैक्स को सुधार करके लाने के लिए उसकी सिफारिश दी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स आर ऑन। डायरेक्ट टैक्स में कौन देता है, स्टार्टिंग में बताए थे, हम कमा रहे हैं तो हम देंगे, आप कमाओगे तो आप दोगे, कोई और कमाएगा तो कोई और देगा, सब अपना अपना देंगे, किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है जिस पे लगाया जाता है वही देता है, ठीक, उसी जिस पर्सन पे लगाया गया है उसी वो वही पर्सन, जिस व्यक्ति पे लगाया जा रहा है वही व्यक्ति उसको टैक्स देगा। तो आंसर क्या होगा, सेम पर्सन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ इज कॉल्ड। टैक्स लॉ का वायलेशन, ठीक है, कर कानून का उल्लंघन करना किसे कहते हैं। अगर कर कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, जो लॉ बनाया गया है, ठीक ठीक है, जो लॉ बनाया गया है हमारे आपके लिए, जिसके हिसाब से हमको टैक्स देना है, कर देना है, गवर्नमेंट को कर देना है, टैक्स देना है, तो उसके लिए अगर वो कोई वॉलिएट कर रहा है, उसका कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको टैक्स इवेजन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, टैक्स इवेजन कहते हैं। यहाँ पर टैक्स इवेजन इलीगल होता है, ठीक है, जिसमें हम गलत तरीके से टैक्स को बचाते हैं, तो वो क्या हो गया, टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वो लीगल होता है, ये याद रखना। दोनों में ये डिफरेंस, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, क्या दोनों इलीगल है, नहीं, टैक्स इवेजन इलीगल है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस जो है वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है। जो कुछ कमियों को देखकर हम टैक्स कम करते हैं, जब कुछ कमियों को देखें, लूप होल्स को, कमियों को देखकर, रूल्स रेगुलेशन के कमियों को निकाल कर फिर हम अपना टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक, वो टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है। लेकिन अगर गलत तरीके से इनकम छुपा कर या ना बताकर हम टैक्स छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, टैक्स इवेजन, ठीक। और टैक्स रिबेट समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है, कर छूट, छूट मतलब क्या हो गया कि कुछ पैसा हमने दिया था वो वापस हमको एज अ छूट मिल गया, ठीक है, छूट था वो मेरे पे, वो हमको मिल गया। चलो नेक्स्ट क्या है, द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ बर्डन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड। फाइनल रेस्टिंग प्लेस, ठीक है, कर के बोझ में अंतिम विश्राम स्थान, जिसके ऊपर फाइनली लगाया जाता है, फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस यहाँ पर मतलब आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, टैक्स इवेजन का मतलब आ रहा है, नहीं, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी भी चीज का प्रभाव पड़ने का बात ये नहीं कर रहा है, ठीक, कि जो कर का प्रभाव है वो अंतिम विश्राम स्थान है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ये, इंसिडेंट्स जिसके ऊपर घटी हुई है, वही वही उसी पे ये टैक्स बर्डन रेस्ट कर रहा है। फाइनल रेस्टिंग प्लेस क्या हो गया तब टैक्स बर्डन का, इंसिडेंट्स, ठीक है, घटना, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो ये क्वेश्चन सबको ही बता देगा, ठीक, कि फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ, कौन बनाता है फिस्कल पॉलिसी, सबसे हम स्टार्टिंग में हो रहा था, राजकोषीय नीति कौन बनाता है, राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, ना कि नाबार्ड, ना ही आरबीआई, ना ही नाबार्ड बनाती है, ना ही आरबीआई बनाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ जजिंग फिस्कल मेजर बाय द वे दे वर्क इज कॉल्ड। जिस तरह से वे काम से राजकोषीय उपयोगों को पहचानने का सिद्धांत कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, जिस तरह से हम फिस्कल मेजर को मेजर कर सकते हैं, वो कौन सा चीज है जिससे हम फिस्कल मेजर, जो हमारा गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रहा है उसको किससे मेजर कर सकते हैं, तो उसको फंक्शनल फाइनेंस से मेजर कर सकते हैं। फंक्शनल फाइनेंस बताता है, कार्यकर्तम वित्त बताता है कि हम कैसे फिस्कल मेजर को, जो प्रिंसिपल है वो किस हिसाब से चलते हैं, फंक्शनल फाइनेंस के हिसाब से चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इंडिविजुअल्स आर इक्वल टैक्स पेयर, एबिलिटी शुड बी टैक्स अनइक्वली इन ऑर्डर टू इक्वली सैक्रिफाइस इज कॉल्ड। ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है, ठीक है, जब
असमान कर भुगतान क्षमता वाले व्यक्तियों को असमान रूप से, ठीक है, कर लगाया जाना चाहिए। समान बलिदान को क्या कहा जाता है? समान बलिदान को क्या कहा जाता है? तो समान, इक्वल सेक्रीफाइस की बात कर रहा है। इक्वल सेक्रीफाइस की बात करें तो क्या होगा आंसर इसका? टैक्स पेइंग एबिलिटी। ठीक है, हर एक इंसान की कितनी एबिलिटी है, वो हर एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है। उसी की बात यहाँ कर रहा है। ठीक है, ये लाइन पूरी उसी उसी को बता रही है। तो आंसर क्या हो गया? कर भुगतान क्षमता, किसकी कितनी भुगतान करने की क्षमता है, कितना टैक्स देने की क्षमता है, कितना उसके पास कैपेबिलिटी है, वो उसके इनकम से पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलास्टिक रेवेन्यू रिस्पॉन्स टू मैनेजरियल टैक्स रेट रिडक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, इलास्टिक रेवेन्यू रिस्पॉन्स टू द मार्जिनल टैक्स रेट रिडक्शन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको लाफर कर कहते हैं। जब हमारा हमारा जो मार्जिनल टैक्स रेट रिडक्शन है वो, सॉरी, जो हमारा इलास्टिक रेवेन्यू है वो मार्जिनल टैक्स रिडक्शन के साथ जब निकाला जाता है, उस कर को लाफर कर कहते हैं, जो मिस्टर लाफर जी ने दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नियो नियो के नियो केनेजियन अप्रोच टू पब्लिक फाइनेंस इज कॉल्ड। नियो केनेजियन अप्रोच क्या कहलाता है? ठीक है, नियो केनेजियन अप्रोच क्या कहलाता है? तो न्यू केनेजियन अप्रोच जो है वो बताता है फाइनेंस के फंक्शन को, फंक्शनल फाइनेंस के बारे में न्यू केनेजियन जी ने बताया। ठीक है, न्यू केनेजियन जो अप्रोच है वो बताता है हमारे पब्लिक फाइनेंस के फंक्शन को, कि कैसे पब्लिक फाइनेंस काम करेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होप हमारा टाइम ज्यादा नहीं जा रहा होगा, सबको मजा आ रहा होगा, हम लोग टाइमली इस चीज को खत्म कर लेंगे। ठीक है, द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट which secure the maximum social advantage from the operation which is conducted। ठीक है, अब ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन है, देखना क्या दिया है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक फाइनेंस, बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है? कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हमको मिले। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को कौन कंडक्ट करता है? इस ऑपरेशन कौन कंडक्ट, ये कौन दिया है, ये चीज कौन दिया है? तो ये डेल्टॉन, मिस्टर डेल्टॉन ने दिया है ये लाइन। देखो जहां पर भी ये वर्ड आए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ठीक, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये आए, अधिकतम सामाजिक लाभ के बारे में आए, तो अधिकतम सामाजिक लाभ डेल्टन जी ने ही दिया है। क्लिक, सिंपल सी बात है। कहीं पर भी आएगा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो डेल्टन ने दिया है। ठीक, चलो, विच इज द मेथड ऑफ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट बिटवीन सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट होता है वो किस चीज का होता है? फाइनेंशियल एडजस्टमेंट किस चीज का? सेंट्रल के पास सारा पैसा आ रहा है, सारा रेवेन्यू आ रहा है, उसको स्टेट को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा है, उसके पास जो भी पैसा आ रहा है, ठीक, जो भी पैसा आ रहा है वो हम क्या करेंगे? इक्वल इक्वल बांटेंगे स्टेट्स में। पार्शलिटी तो नहीं ना करेंगे कि अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, ठीक, मान लो तुम्हारी बुआ आई, ठीक, बुआ ने और तुम 2-3 भाई बहन हो, ठीक, बुआ क्या की कि कुछ पैसा दे दी, 1000 रुपए दे दी। ठीक, ठीक है, अब 1000 रुपए जो दी हैं वो कहीं है, एक को दे दी, बड़े वाले को, ठीक है, बड़े वाले बेटे को दे दी। अब वो कहीं उससे कि इसको आपस में बांट लेना, तो आपस में जो बांटोगे, तो यही चीज बात हो रही है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जा रहा है। अब सेंट्रल स्टेट्स के बीच में कौन सा रिलेशन है? कौन सा एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करना होगा? ठीक, कौन सा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करना होगा? तो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट उसमें टैक्स शेयरिंग का करना होगा, कि जो शेयरिंग हो रही है वो सही से हो, जिस स्टेट को जितनी जरूरत है उस स्टेट को उतना मिले। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मेरिट गुड्स। ठीक, अब देखो मेरिट गुड्स का जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जो ऑप्शन बनाए गए हैं वो गलत, मेरे हिसाब से एक और ऑप्शन होना चाहिए था, जो ऑप्शन होता नन ऑफ दीज करके। ठीक, नन ऑफ दीज करके एक ऑप्शन होना चाहिए था इसमें। ठीक, क्यों? रीजन बताया जाएगा। रीजन देखना, ध्यान सुनना। पहले मेरिट गुड का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। ठीक, चलो, मेरिट गुड का पहले मतलब क्या होता है हम ये जानेंगे। ठीक, तो मेरिट गुड उसे कहते हैं, ठीक है,
जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होती है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है एजुकेशन, ठीक, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा जो है वो हर इंसान को दी जाती है, हर इंसान के लिए कहा जाता है कि सबको पढ़ाई करनी चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो मेरिट गुड जो आता है वो यही होता है कि जिससे हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, ठीक, ये चीज लाइन था ना। तो पढ़ाई लिखाई करने से जो हमारा हमारा जो जीवन जो अच्छा होता है, समझदार जो हम बनते हैं, ठीक है, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता है। जब हम पढ़े लिखे रहते हैं, आप लोग ये टैक्स पढ़ रहे हो, पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हो, पढ़ इसीलिए रहे हो ताकि फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में जब यूज करना हो, जब इनकम टैक्स खुद भरना हो, तो पता हो कि हाँ कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से लॉ हैं जिनको हमें ध्यान में देना है, जो हमको पता होना चाहिए। कोई हमको ये कह के ना कर दे कि लाओ तुम्हारा हम ITR भर देते हैं, या उसमें कुछ ऐसे झोल ना हो, ठीक है, आपके साथ धोखा ना हो, ठीक। तो मेरिट गुड्स किस में आया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए मेरिट गुड्स उसको कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है इसका, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। अब देखो, जब एजुकेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक, एग्जांपल लेके चलना, तो क्या मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स कहलाएगा, क्या मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स कहलाएगा, होता, हाँ चलो ठीक है, मानते हैं कि एजुकेशन सबके लिए होता है, लेकिन पब्लिक गुड्स क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट दे तो रही है, लेकिन सामने वाला बिना चाहे उसको चाहिए, बिना चाहे उसको ये बिना चाहे उसको, मतलब उसके पास ये मर्जी है कि वो चाहे तो यूज करे, चाहे तो ना यूज करे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम स्टार्टिंग से ले रहे थे कि स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, रोड पे लाइट लगी हुई है, ठीक, रोड बनी हुई है, ठीक, तो उस रोड पे चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, ठीक है, वो उसको यूज करेगा ही करेगा, वो उससे छूट नहीं सकता। तो पब्लिक गुड्स का मतलब यही होता है जिससे हम जिसको हम चाहें या ना चाहें उसको हम हर हाल में यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम कुछ पे करें चाहे ना पे करें, उसके हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पब्लिक गुड्स हो गया। फ्री गुड क्या हुआ कि ऐसा गुड्स जो फ्री है, बाय नेचुरल है, जैसे हवा पानी, ठीक है, हवा पानी जो है हवा पानी क्या है, सनलाइट जो है, धूप की रोशनी क्या है, ये सब क्या है, नेचुरल है, ठीक है, वो क्या फ्री गुड्स में आ गया, ठीक है। पानी तो नहीं आएगा, पानी का पैसा भी आजकल ले रहे हैं लोग, ठीक है, तो पानी छोड़ दो, हवा, फिर सनलाइट को ले लो, धूप की रोशनी को ले लो, ठीक है, वो सब हो गया। रेयर गुड्स भी मेरिट गुड्स में आएगा क्या, एजुकेशन एकदम से रेयर है, नहीं, रेयर नहीं है। वाइट गुड्स क्या होते हैं, वाइट गुड्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, मशीन्स हो गए, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब चीजें व्हाइट गुड्स में आते हैं। तो इन शॉर्ट मेरिट गुड्स क्या है, इसका कहीं पर ये बताया ही नहीं गया है, ठीक है, ये सारे आंसर इसके नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। होप आपको समझ में आ रहा है कि मेरिट गुड्स का मतलब क्या था और क्यों हम इन चारों ऑप्शन में से कोई चूज नहीं करके नन ऑफ दीज आंसर चूज कर रहे हैं, जो कि हमने खुद बनाया है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। चलो, होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, और भी इसके MCQs क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गुड बाय।